So let's talk about serial interfaces now. तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने है ना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन को देखना है. हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है, फिर उसके डिफरेंट इंटरफेसेस जो कि आपको जो है वो मिलते हैं ऑन द दी माइक्रो कंट्रोलर्स या माइक्रो प्रोसेसर्स, जिसमें कि स्टैंडर्ड RS-232 इंटरफेस भी है, एक RS-485 इंटरफेस भी है. बोथ आर द सेम, सिर्फ वोल्टेज लेवल का फर्क होता है. SPI विच इज सीरियल प्रेफरल इंटरफेस, ये अच्छा हाई स्पीड जो है ना वो सीरियल कम्युनिकेशन का इंटरफेस है. देन I2C, इसे I2C भी कहते हैं, I2C भी कहते हैं. यूजुअली ये स्क्वायर की तरह सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, तो इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट. सो अभी आपको यहाँ पे भी नहीं, ये कहीं पे स्क्वायर की फॉर्म में लिखा नजर आएगा, कहीं पे 2 की फॉर्म में लिखा नजर आएगा, तो डोंट जस्ट वरी अबाउट इट. आप इसको आसान है बोलना I2C, आप I2C बोले. Okay. So basically there are two types of communication. One is parallel, the other is serial. Parallel के अंदर क्या है कि you can transmit multiple bits simultaneously, but obviously उसके लिए आपको number of paths ज्यादा चाहिए. That's like a motorway. ये मोटरवे के ऊपर 4 लेन्स जो है वो है. अब जब 4 लेन्स की मोटरवे बनाएंगे ऑन आइदर साइड, यानी कि आप जो है ना वो कहते हैं कि 4 गाड़ियां जा भी सके, 4 गाड़ियां आ भी सके, तो नेचुरली उसमें आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो. दिस इज वेरी ऑब्वियस. ठीक है. अच्छा, और दूसरे क्या होगा, 4 जाने के लिए भी लाइन्स चाहिए, 4 आने के लिए भी चाहिए. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक 2 वे रोड बना देते हैं तो उसके अंदर सिर्फ 2 लेन्स चाहिए, एक जाने की एक आने की. रोड की कॉस्ट कम, बट अब जो नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन ट्रैवल पर यूनिट ऑफ टाइम वो कम. ठीक है जी. हाउएवर क्या है कि जब आप बात करते हैं, लेट्स से कि जी अगर आप बात करें पिंडी से लाहौर, छोटा डिस्टेंस है, पिंडी से पेशावर छोटा डिस्टेंस है, समझ में आता है कि 4 लेन मोटरवे बना दे. लेकिन लेट्स से कि जी यहां से जना वो आपने पंजाब तक एक रोड लेके जानी है, तो वो सारी की सारी पैरेलल बनाना इज नॉट पॉसिबल. पूरी की पूरी, यानी कि वो इतनी बड़ी है और इतनी जो ना वो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस है कि वहां पे सिर्फ 2 वे रोड ही चल सकती है. सो सिमिलरली जो डेटा कम्युनिकेशन है वहां पे भी पैरेलल जो है वो चीजों को करना इसलिए मुमकिन नहीं है कि पैरेलल चैनल्स उतने के सारे लेके जाना इज वेरी कॉस्टली. सो यू डू अ कॉम्प्रोमाइज और आप सीरियल में काम करने की कोशिश करते हैं. अब इसमें मोड्स ऑफ कनेक्शन आर जो है ना वो 3. वन वे कि डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकता है. हाफ डुप्लेक्स 2 वे ट्रांसफर है, लेकिन एक वक्त में या ट्रांसमिट हो रहा होगा या रिसीव हो रहा होगा. फुल डुप्लेक्स सेंड एंड रिसीव साइमल्टेनियसली. ठीक है जी. सो RS-232 एंड SPI ये फुल डुप्लेक्स है, I2C जो है ये हाफ डुप्लेक्स. इसीलिए I2C को इसलिए कहते हैं ये 2 वायर इंटरफेस. अच्छा, सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस. सिंक्रोनस का मतलब ये है कि दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर एंड दोनों एक ही क्लॉक के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, और जब जो ना वो कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है तो सेंडर और रिसीवर दोनों को पता होता है, जब कम्युनिकेशन एंड होती है दोनों को पता होता है, वो एग्जैक्टली डिटरमिन करते हैं. एसिंक्रोनस में किसी भी टाइम के ऊपर जो ना वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है और आपने उसको डिटेक्ट करना. जैसे आप अपने कंप्यूटर पे कभी भी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं. दिस इज एसिंक्रोनस. कंप्यूटर क्या कर रहा है उसे कुछ पता नहीं है, आपने टाइपिंग स्टार्ट की, वो इमीडिएटली पकड़ते हैं और उसको करना शुरू करते हैं. देयर इज अ डिले, बट आपको वो नजर नहीं आता, इतना इम्परसेप्टिबल होता है कि आपको पता नहीं चलता उसका. SP and I2C they are जो ना वो synchronous, which means they both run on the same clock. The sender and the receiver both run on the same clock. जबकि asynchronous में sender and the receiver they run on different clocks. RS-232 इंटरफेस सबसे ज्यादा जो ना वो यूज होता है. RS का मतलब है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड. इसी चीज को सीरियल पोर्ट भी कहते हैं, कॉम पोर्ट भी कहते हैं. ठीक है जी. और इट इज यूज्ड टू बी अ कॉमन इंटरफेस टू कनेक्ट कंप्यूटर टू अदर डिवाइसेस. पहले जो ना ये बहुत ज्यादा होता था, आपका माउस जो है कॉम पोर्ट पे लगा होता था पहले. ठीक है जी. आपका कीबोर्ड भी कॉम पोर्ट पे लगा होता था, जिसको कि आप कॉम पोर्ट या PS2 कहते थे.
PS2 सिर्फ ये था कि वो गुलाई बना दिया था, लेकिन वो था सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब वो चीजें चेंज हो रही। सो मोस्ट मॉडर्न लैपटॉप्स डू नॉट हैव अ सीरियल इंटरफेस। क्यों? उसका कनेक्टर बहुत मोटा है, तो इनको थिन करने के लिए वो कनेक्टर बीच में से रिमूव करना पड़ा। जैसे आप देखें कि मॉडर्न लैपटॉप जैसे ये है, लैपटॉप पुराने कंप्यूटर में होता है, या अभी भी जो मिलिट्री ग्रेड के आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब जो नए लैपटॉप्स आ रहे हैं, इसमें आप देखेंगे डिस्प्ले पोर्ट भी नहीं होती। डिस्प्ले पोर्ट भी उतनी चौड़ी होती है जो या ना किसी और डिस्प्ले से जोड़ने के लिए, जिसे वीजीए पोर्ट कहते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर, जो वो भी नहीं होती। इसी तरह RJ45 जो नेटवर्क का कनेक्टर है वो भी नहीं होता। अब मेरा ये जो लैपटॉप है इसमें कोई भी नहीं, इसमें ये आपके पास जो है ना वो HDMI पोर्ट है, स्लिम है। उसके बाद USB 3 है चार्जर के लिए, क्योंकि चार्जर की पोर्ट को भी स्लिम कर दिया है, और USB 2 और 3 पोर्ट्स, ठीक है जी। तो अब आपने सीरियल कम्युनिकेशन करनी होती है, तो आप USB टू सीरियल कन्वर्टर एक यूज करते हैं और उसका ड्राइवर इस्तेमाल। तो ये कॉम पोर्ट है जो कि जनरली जो है ना इसकी मेल और फीमेल साइड जो है ना वो गिवन, ठीक है जी। इसमें 9 जो है ना वो पिन होती है, ऊपर 5 नीचे 4। तो पिन नंबर 2, 3, 5 ये ज्यादातर जो है ना वो कम्युनिकेशन में यूज होती है। पिन 2 इज फॉर ट्रांसमिट, 3 इज फॉर रिसीव एंड 5 इज फॉर ग्राउंड। जिस तरह मैंने कहा था, ग्राउंड कॉमन करना जरूरी है। जो इजीएस्ट कनेक्शन बिटवीन टू पीसीज है वो क्रॉस केबल से जो है वो किया जाता है। क्या? एक की ट्रांसमिट दूसरे की रिसीव में लगा देते। अच्छा, अब जो आपके पास जो केबल्स आती हैं उसके अंदर क्रॉस केबल बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जो आपके जो पीसीज हैं या जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, उनके अंदर उसके जो सीरियल इंटरफेस का मॉड्यूल होता है, वो मॉड्यूल में ऑटो डिटेक्शन जो है ना वो डिटेक्ट कर लेता है कि सीरियल जो है ना ये स्ट्रेट केबल लगी हुई है या जो है ना वो क्रॉस केबल लगी हुई है। तो आपको अब क्रॉस केबल की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेट भी लगाएंगे तो वो कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो दिस इज नेचुरल कि PC1 ने PC2 से बात करनी है तो PC1 का ट्रांसमिट PC2 के रिसीव के साथ लगेगा एंड वाइस वर्सा। अच्छा, जब माइक्रो कंट्रोलर्स में करना है तब भी ठीक है, एग्जैक्टली यही प्रोसीजर यूज होगा। माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर इनफैक्ट ये जो 9 पिन्स है ये होती ही नहीं, उसके अंदर 2 ही होती है, ट्रांसमिट और रिसीव। ग्राउंड अदरवाइज आप कॉमन कर। सो सीरियल पोर्ट का अलग से कोई नहीं होता, इसको इनफैक्ट हम कहते हैं यूआरट, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, ठीक है जी। तो उसके अंदर 2 ही पिन्स आपको नजर आएगी, RX एंड TX। ग्राउंड आप अदरवाइज कॉमन कर देते हैं, तो वो ग्राउंड पूरे के पूरे मॉड्यूल का काम होता है, ठीक है जी। ओके, अच्छा। अब RS-232 की अगर सारी पिन्स देखी जाए जो कि एक्चुअल स्टैंडर्ड में आती थी, तो वो 9 पिन्स होती थी, और 9 पिन्स में से 2-3 को हमने डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है जी। वो कौन कौन सी थी? वो ट्रांसमिट और रिसीव थी। उसके अलावा जो पिन्स हैं वो पिन्स यूज होती हैं फॉर फ्लो कंट्रोल, ठीक है जी। TXC ट्रांसमिट क्लॉक, ठीक है जी। RTS रिक्वेस्ट टू सेंड, हैंड चेकिंग के लिए। CTS क्लियर टू सेंड, यानी आप पहले RTS का सिग्नल भेजते हैं, ये किस लिए है? वहां पे इसको USART कहते हैं, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। ये सिंक्रोनस मोड में भी यूज हो सकती थी और एसिंक्रोनस में। ओके, देन RxD रिसीव डेटा, RxC रिसीव क्लॉक, देन DSR डेटा सेट रेडी, DTR डेटा टर्मिनल रेडी। ये हैंडशेक सिग्नल्स थे 4, और 2 क्लॉक सिग्नल्स थे। सो 4 हैंडशेक सिग्नल्स, 2 क्लॉक सिग्नल्स, 6, एक ट्रांसमिट 7, एक जना वो रिसीव 8, और एक ग्राउंड 9, तो टोटल 9 पिन्स। नाउ जब हम कनेक्ट करते हैं पीसी और माइक्रो कंट्रोलर को, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। पीसी के अंदर जो मॉड्यूल्स होते हैं वो इनफैक्ट नेगेटिव वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। उसका जो लेवल है वो -3 to -25 वोल्ट के ऊपर वो उसको
है ना, एक लेवल कंसिडर करता है लॉजिक लेवल और +3 to +25 दूसरा लॉजिक लेवल कंसिडर करता है। यूआर्ट में जो कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर लगी है उसमें ये नहीं है, उसके अंदर 0 और 5 वोल्ट है, 0 इज फॉर 0, 5 इज फॉर 1। ठीक है जी। तो अब इनको आपस में मैच करने के लिए आपको दरमियान में एक मैक्स 232 लेवल कन्वर्टर आईसी लगाना है। सो मैक्स 232 इज लेवल कन्वर्टर। अच्छा, अब जो मॉडर्न माइक्रो कंट्रोलर आ रहे हैं वो 3.3 वोल्ट्स में काम करते हैं। अगर आपने वो यूज करना है तो उसके लिए मैक्स 3232 आईसी का नंबर। ठीक है, ओके। सो इसमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि जब भी आप ऑब्वियसली कनेक्ट करना शुरू करेंगे कोई चीजें तो आप उसका डेटा शीट पढ़ते हैं, उसके साथ ही कनेक्ट करते हैं, बट एक बेसिक आइडिया जेन में होना चाहिए कि क्या है। ओके, सीरियल डेटा जो है ना वो जनरली ट्रांसमिट कैसे होता है? सो जनरली ये ट्रांसमिट ऐसे होता है कि जी ये पहले एक स्टार्ट बिट भेजता है। स्टार्ट बिट में लाइन पहले जो है ना वो हाई होती है। ठीक है जी। तो वो एक इसको एक बिट विड्थ के लिए लो कर देता है, इस लाइन को जो ट्रांसमीटर साइड है वो लो कर देता है। इसका मतलब है कि ये स्टार्ट बिट आ, उसके बाद वो 8 डेटा बिट्स ट्रांसफर करता है और 8 डेटा बिट्स ट्रांसफर करने के बाद एक जो है वो स्टॉप बिट पे ट्रांसफर करता है। सो ऑल इन ऑल आपको एक बाइट ट्रांसफर करने के लिए जो है ना वो 2 एक्स्ट्रा बिट्स भेजनी पड़ती है। सो 10 बिट्स जो है ना वो जाते हैं। ठीक है, सो ये वही बातचीत जो है ना वो लिखी हुई है। तो स्टार्ट बिट क्या है? बिट विच सिग्नल्स द रिसीवर दैट द डेटा इज कमिंग। डेटा बिट्स जो कि बता रही है कि डेटा क्या है। पैरिटी, आप इसमें पैरिटी बिट्स भी डाल सकते हैं। पैरिटी बिट्स में इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी जो है वो आप यूज कर सकते हैं, नो पैरिटी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। पैरिटी आपको पता है कि चेक करने के लिए डेटा एरर करेक्शन के लिए यूज करना है। स्टॉप बिट ये इंडिकेट करती है कि एंड ऑफ द पैकेट। ठीक है जी। और इसके लिए भी आप एक स्टॉप बिट भी भेज सकते हैं, 1.5 स्टॉप बिट्स भी भेज सकते हैं और 2 बिट्स में भी आप बता सकते हैं कि स्टॉप बिट है। ये सारी वो चीजें जो कि आपने फिर दोनों साइडों पे सेम कॉन्फ़िगर करनी है। देन दैट इज व्हाई ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मस्ट एग्री ऑन क्या? नंबर 1, ट्रांसमिशन रेट, बॉड रेट जिसे कहते हैं, बिट रेट या बॉड रेट। ठीक है जी, इसको हम आगे देखते हैं कि ये क्या है। तो आपने दोनों साइडों पे बुक करना है। नंबर ऑफ डेटा बिट्स एनकोडिंग कैरेक्टर। ठीक है जी। ऑप्शनल पैरिटी बिट, नंबर ऑफ स्टॉप बिट्स, इसके ऊपर आपने दोनों साइडों के ऊपर जो है वो सेम चीजें करनी होती है। पॉइंट्स आप चूंकि डिजाइनर है ना, आपने कहा अच्छा ये सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर ये जो है ना वो यूज होगा, 1.5 स्टॉप बिट यूज होगा। तो अगर इधर एक सिस्टम लगा हुआ है, इधर एक सिस्टम लगा हुआ है, दोनों में सेम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। लेट्स से कि एक मल्टीपल लोगों की टीम है और एक टीम और काम कर रही है, आपकी टीम कोई और काम कर रही है, दोनों के मॉड्यूल्स ने आपस में सीरियल कम्युनिकेशन करनी है। तो दोनों इस बात के ऊपर एग्री करेंगे कि अच्छा हमने ये किस तरीके से लेके चलना है। जिस तरह वॉकी टॉकी में होते हैं ना, जब वो हाउ टू फिक्स होता है, वो रॉजर कहते हैं, मतलब रॉजर का मतलब कि मेरी बात कंप्लीट हो जाए अब आप तुम वो। तो ये यही है कि प्रोटोकॉल सेट करना, स्टैंडर्ड सेट करना कि हम किस तरीके से आपस में लेना। अच्छा, अब थोड़ा सा बिट रेट एंड बॉड रेट का फर्क। बिट रेट जो है इट इज सिंपली द नंबर ऑफ बिट्स, zeros and ones that are transmitted over a network in unit time. Baud rate, on the other hand, is defined as the number of signal units transmitted over a network in time. थोड़ा सा इसमें जो है वो फर्क है, इसको यहां से देखते हैं। ठीक है जी। सो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, ठीक है, बॉड रेट है, इट इज द रेट एट विच द सिग्नल्स कैन चेंज द नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखें कि लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, ये वाली, इसके अंदर आपका ये एक बिट है, 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 और हर बिट की विड्थ कितनी है टाइम ड्यूरेशन में? 1 सेकेंड की। सो 1 बिट इज बीइंग ट्रांसमिटेड पर यूनिट ऑफ टाइम। अच्छा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 सेकेंड के अंदर 3 बिट्स जो है ना वो ट्रांसमिट हो रही। तो दैट इज वाई इसका जो बॉड है वो 3 है। नंबर ऑफ सिग्नल चेंजेस दैट आर हैपनिंग पर यूनिट ऑफ टाइम, या नंबर ऑफ पल्सेस दैट आर हैपनिंग पर यूनिट ऑफ टाइम।
इसको यहां पे जरा और तरीके से देखिए. So bit rate is the number of bits that are transferred between devices in 1 second. On the other hand, baud rate क्या है? Number of times a signal in communication channel changes its state. तो यहां पे आप देखिए कि ये जो सिग्नल है इसमें ये 1 सेकेंड, इसने क्या किया, इसने कितनी दफा सिग्नल चेंज ने लेवल अपना चेंज किया, ये जो है ना वो इधर एक लेवल के ऊपर है, ठीक है जी, ये एक लेवल है, ये जो ना वो एक है, एक ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक सेकंड में एक्चुअली ये 10 जो ना वो टाइम्स ये चाहता तो अपना सिग्नल चेंज कर सकता था. तो इसका बॉड 10 है. और नंबर ऑफ बिट्स इसने कितनी ट्रांसफर की है, बिट्स भी इसने 10 ही ट्रांसफर किए, क्योंकि एक सिग्नल रिप्रेजेंट वन पल्स इज रिप्रेजेंटिंग वन बिट. ऑन दी अदर हैंड अगर आप अपने सिग्नल को यूं डिफाइन कर दें कि यहां पे तो -5 वोल्ट जो है दैट मींस अ 0 या 1 और +5 वोल्ट मींस अ 0, यहां पे आपने सिग्नल को यूं डिफाइन कर दिया. इधर अगर आप इंटरमीडिएट वैल्यूज भी डिफाइन कर दें कि जी 5 वोल्ट मींस अ 0 0 0, दो बिट्स इकट्ठी ट्रांसफर कर दें. 2.5 वोल्ट मींस अ 0 1, ठीक है जी, then -2.5 volts means a 1 0 and a -5 volts means a 1 1. तो आप क्या है, पल्स एक भेज रही है लेकिन नंबर ऑफ सिंबल्स कितने ट्रांसमिट हो रही है, 2. नंबर ऑफ बिट्स कितनी ट्रांसमिट हो रही है, 2. तो अब यहां पे आप देखें कि नंबर ऑफ इसने सिग्नल चेंजेस कितनी हुई है ओवर दिस 1 सेकेंड, स्टिल नंबर ऑफ सिग्नल चेंजेस 10 ही है जिस तरह प्रीवियस थी, लेकिन हर सिग्नल में हर पल्स में नंबर ऑफ बिट्स कितनी ट्रांसमिट हुई है, 2. तो बिट रेट इज baud rate multiplied by the number of bits per symbol. So baud rate क्या है, number of times a signal can change in 1 second, ठीक है जी, या number of pulses that you transmit in 1 second. Bit rate क्या है, bit rate is baud rate multiplied by the number of bits that are being transmitted by each pulse. So ये जो चीज थी ये तो सिंपली जो है ना वो आपकी बाइनरी सिग्नलिंग है, ठीक है जी, 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है. आपने जो है ना वो पढ़ा होगा कम्युनिकेशन के जो है ना वो उसके अंदर एक चीज होती थी क्यू क्वैम, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. वो यही था कि आप क्या करते हैं कि मॉड्यूलेट इस तरीके से करते थे कि 4 लेवल्स में डिवाइड कर देते थे, तो उसकी वजह से आपकी 0 0 0 1 1 0 1 1, तो आप एक बिट के अंदर 2 बिट्स की इंफॉर्मेशन भेज देते थे बाय डिवाइडिंग द एम्पलीट्यूड इनटू 4 लेवल्स. इसके बाद 16 क्वैम आ जाता था, 64 क्वैम, अल्लाह भला करे आपका. 64 क्वैम क्या है, 64 डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स. फिर इसके बाद QPS के था, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग, उसमें इंफॉर्मेशन वाज ट्रांसमिटेड एज 4 डिफरेंट फेजेस, उसको यूं लिखा जाता था. ये एक बिट है 45 डिग्री के एंगल के ऊपर, ये दूसरी बिट है जो ना वो 135, ये और ये जो ना वो थी क्वैम, ठीक है जी. इसके बाद अगर जो ना वो ये थी QPS के, ठीक है, बीपीएस के वाज बाइनरी फेज शिफ्ट की, उसमें जो ना वो तो 180 डिग्री के डिफरेंस के साथ होता था, ठीक है. अच्छा अब आप इसको बढ़ाते गए, ये 16 QPS के है, इसी को और बढ़ा दें जिसमें मैग्नीट्यूड और फेज दोनों को कंबाइन करते चले जाएं, तो ये फिर 64 वाला जो बन जाता है, तो उसमें फेज और एम्पलीट्यूड दोनों को मुहैया किया जाता है. सो baud is basically given by the number of pulses that you transmit per second, whereas bit is the baud rate multiplied by the number of bits that constitute one pulse. तो वैसे डेटा ट्रांसमिशन में हमारा थ्रूपुट इंप्रूव हो जाता है. हाँ, हम 64 फॉर्म करते हैं, थ्रूपुट इंप्रूव. बिल्कुल.
तो ये सीरियल पोर्ट है जी आर्डुइनो में, जिसके अंदर दो ही पिन्स मैंने कहा था कि जी ट्रांसमिट एंड रिसीव, ग्राउंड अदरवाइज जी आपके पास ये है, यहां से आप कमेंट कर। अच्छा, अब एक छोटी सी न्यूमेरिकल एग्जांपल की, फॉर एग्जांपल आपका जो बॉड रेट है ना, ये सबसे ज्यादा यूज होता है बॉड रेट 9600 का। तो यहाँ पे जो यूआरट यूज होती है इसमें बॉड रेट और बिट रेट एक ही होता है। क्यों? क्योंकि वन पल्स पर जो है ना वो वन पल्स रिप्रेजेंट्स वन बिट, ठीक है। तो हमने कहा ना कि बिट रेट जो है दैट इज इक्वल टू बॉड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बिट्स पर पल्स। तो ये नंबर ऑफ बिट्स पर पल्स वन ही है, और जो नंबर ऑफ पल्सेस बीइंग सेंट पर सेकंड वो 9600 है, तो इसीलिए बॉड रेट और बिट रेट दोनों बराबर, ठीक है जी। अब इंटरवल ऑफ वन बिट जो है वो दैट इज इक्वल टू 1/9600, ठीक है। ये माइक्रो पर सेकंड में ये आ गया। तो चूंकि आप 10 बिट्स भेज रहे होते हैं एक डेटा बाइट को ट्रांसमिट करने के लिए, साथ एक स्टार्ट बिट भी भेजते हैं और एक स्टॉप बिट भी भेजते हैं, तो एक्चुअली 10 बिट्स का एक सिंबल आपका जाता है। सो 9600 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो एक्चुअली यू आर ट्रांसमिटिंग 960 बाइट्स पर सेकंड का एक्चुअल डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब यूआरट में रजिस्टर्स कौन कौन से यूज होते हैं, अगेन अब हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्यों? वी नो कि यार जब भी हमने काम करना है इसकी डिटेल को जाके वहां से पढ़ना पड़ेगा। मोटी तौर पे यूआरट डेटा रजिस्टर, राइट बाइट्स टू ट्रांसमिट, रीड रिसीव्ड बाइट्स। तो इसी रजिस्टर के अंदर डेटा आप लिखते हैं, तो उसके बाद कहते हैं कि जी डेटा ट्रांसमिट करो, तो ट्रांसमिट हो जाता है। रिसेप्शन साइड के ऊपर यही डेटा रिसीव कर। देन यूआरट स्टेटस रजिस्टर, ठीक है जी। रिसीव ट्रांसमिट कंप्लीट, या फ्रेमिंग एरर, या ओवरफ्लो सिग्नल, ठीक है जी। ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि जी आपने अभी एक रीड नहीं किया था और नया डेटा आगे उसने राइट कर दिया उसको। देन यू आर कंट्रोल रजिस्टर, कि इसमें आप जो ना इंटरप्ट को इनेबल करते हैं, रिसीव ट्रांसमिट को इनेबल करते हैं, ठीक है जी। और डेटा फॉर्मेट जो हमने कहा था ना कि स्टार्ट स्टॉप बिट कितनी होगी, पैरिटी होगी नहीं होगी, वो यहाँ पे। एंड देन यू आर बॉड रेट रजिस्टर। सो ये डिसाइड करता है कि आपने कहा जो बॉड रेट है वो क्या होगा, ओके। सो ये जो डिटेल है, आई वुड लाइक कि जी अब आप इसको डेटा ट्रांसमिशन और रिसेप्शन जो ना इसको खुद से जो ना वो पढ़ लें। मैं सिर्फ इसके ऊपर बात, बेसिकली होता क्या है कि सिंस ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, तो रिसीवर साइड को नहीं पता होता कि कब डेटा आ जाए। व्हाट इट डज इज कि ये जितनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जितनी बॉड रेट के ऊपर डेटा ये एक्सपेक्ट हम इसको सेट करते हैं, उसके 16 टाइम्स दैट फास्ट क्लॉक के ऊपर ये इसको सैंपल कर रहा होता है अपनी पेन को, ठीक है जी। तो जब ये इसको 16 टाइम्स फास्ट सैम्पलिंग करते हुए जब इसको एक अपनी स्टार्ट बिट नजर आती है, तो इसको पता चल जाता है कि अच्छा हाँ, नाउ दिस इज माय जो ना स्टार्ट बिट। अब हो सकता है कि स्टार्ट बिट यहाँ पे आई, बट जो क्लॉक थी उसने यहाँ पे आके इसको पकड़ा, तो बहरहाल इसको इसने पकड़ लिया और फिर 16 टाइम सैंपल किया, और ये फिर देखता है कि हाँ जी ये वाकई क्या जो ना वो इतनी देर के लिए लो रहा है। अगर ये दरमियान में ही ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब है कि ये इनवैलिड सिग्नल। अगर ये कंप्लीट इस ड्यूरेशन के लिए नीचे रहता है तो इसका मतलब है कि ये वैलिड स्टार्ट पर। उसके बाद फिर ये जो ना वो क्या करता है, फिर अगलियों को भी 16 टाइम्स के ऊपर सैंपल करता है, और ये कहता है कि अच्छा जी उसमें मेजॉरिटी डिसीजन लेता है कि अगर उसने जितनी दफा सैंपल किया उसमें मेजॉरिटी टाइम्स वो 1 सैंपल हुआ है तो उसको 1 ट्रीट करता है, अदरवाइज उसको 0 ट्रीट कर देता है। सो इस तरीके से ये डेटाबेस को ट्रीट करता है, ठीक है जी। सो हमें पता कैसे चलता है कि जी बाइट आ गई है? ये जो RxC बिट है जो यूआरट के स्टेटस रजिस्टर में वो बताती है कि जी बाइट आ गई है। तो हमने जो है ना ये दिस इज फॉर रिसीव कंप्लीट। उसके बाद हम रिसीव कंप्लीट इंटरप्ट जो है उसके थ्रू जाके ISR में से जो है इसको डेटा को रीड कर लें, ठीक है जी। अब UDR इज डबल बफर्ड।
देखिए जी, डबल बफर्ड का मतलब क्या है कि जी इसमें इसका डेटा जो है वो 2 रजिस्टर्स में सेव किया जाता है, ठीक है। बट आपने इसको इन टाइम पढ़ना है इससे पहले कि नेक्स्ट बाइट आ जाए। अगर नेक्स्ट बाइट आएगी तो वो ओवरफ्लो कॉज कर देगी, आपने रीड नहीं किया होगा। बॉड रेट जब कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बॉड रेट इज कैलकुलेटेड लाइक दिस। तो दिस इज द क्लॉक, जो कि आपकी जो है वो सिस्टम की क्लॉक है, डिवाइडेड बाय 16 इनटू द वैल्यू गिवन एट यूबीआरआर, यूआर्ट का जो बफर है, जो बॉड रेट रजिस्टर है, +1, ठीक है। अब ये जो बॉड रेट रजिस्टर है, ये देखिए कि इसके लिए क्या है। सो इसके लिए ये 2400 पे सेट करना है। अब ये आपको पता है कि ये जो है ना वो सेट होता है इन मल्टीपल्स ऑफ 2। 2400 ये बल्कि मेरा ख्याल है 1200 से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद 2400, 4800, 9600 एंड सो ऑन एंड सो, ठीक है जी। सो 9600 के बाद इसके अंदर 4400 ऐड हुआ हुआ है, ठीक है जी। और फिर इसके अंदर मेरा ख्याल है कि कितना ऐड हुआ हुआ है, फिर 4400, जितना बॉर्डर होता है हाँ 4800। सो 9600 के बाद ये 4800 के स्टेप्स में जो है ना वो आगे जा रहा है। अब उसके लिए वैल्यू क्या करनी है कि अगर जो है वो आपकी क्लॉक जो है वो 3.2768 मेगाहर्ट्ज है, तो आपने यूबीआरआर में 84 स्टोर करेंगे तो आपका बॉड रेट विल बी 2400। अगर 4 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहे हैं तो 103 स्टोर करना पड़ेगा। सो यूबीआरआर में क्या वैल्यू स्टोर करनी है, इट डिपेंड्स अपॉन दिस। सो आप क्या करते हैं, लेट्स से कि आप बॉर्ड रखना चाहते हैं 9600, क्लॉक आपकी है लेट्स से कि 10 मेगाहर्ट्ज, तो अब आप यूबीआरआर की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे? सो नाउ यूबीआरआर इज इक्वल टू 10 into 10 to the power 6 divided by 9600 minus 1 है 16, हाँ 16 भी, सॉरी 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 सॉरी, ये मैं भूल ही गया। ओके, सो 1/16 यहाँ पे, ठीक है। सीरियल कोड को प्रोग्राम करना इंतहाई आसान। इनकमिंग बाइट आपने एक वेरिएबल बना लिया, सीरियल डॉट बिगिन 9600, 9600 का बॉड रेट सेट कर देगी विद स्टैंडर्ड 1 स्टार्ट बिट एंड 1 स्टॉप बिट, ठीक है। उसके बाद इफ सीरियल डॉट अवेलेबल इट इज सेंड डेटा ओनली व्हेन यू रिसीव डेटा, ठीक है जी। इनकमिंग बाइट इज इक्वल टू सीरियल डॉट रीड कर लें, सीरियल डॉट प्रिंट आई रिसीव फलाना, उसको सीरियल पोर्ट के ऊपर आपने प्रिंट भी करवा दिया। तो ये इट इज एज इजी इन आर्डुइनो सीरियल पोर्ट से डेटा रिसीव कर, 2 लाइन्स का। देन कमिंग टू एसपीआई। सो एसपीआई जो है इज अ 4 बाइट कम्युनिकेशन, serial communication interface. It is used by many microprocessors and microcontrollers to connect devices such as analog to digital converter, memory modules, sensors and other devices. तो ये all devices को serial communication के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी स्पीड जो है ये up to 10 megabits per second तक जाती है, तो ये हाई स्पीड है, ठीक है। सो इसकी वजह से इसकी जो बस लाइन्स है दे कैन नॉट बी वेरी लॉन्ग, क्योंकि लॉस होता है along the lines, इस वजह से। तो ये जो है वो यूजुअली पीसीबीज के ऊपर यूज किया जाता है। फुल डुप्लेक्स है, सिंक्रोनस। It allows transfer of information 8 bits at a time between microcontroller and any number of peripherals, ठीक है जी, any number of peripherals। अब ये 8 bits at a time का मतलब वो ये नहीं है कि 8 bits पैरेलल वायर्स हैं, यानी कि ये 8 bits शायद यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं थी, यानी many number of peripherals को ये डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। रीड एंड राइट ऑपरेशंस हैपन साइमल्टेनियसली, क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स है। इट यूजेस चिप सेलेक्ट, ठीक है जी, और उसकी बेसिस के ऊपर ये डिफरेंट जो पेरिफेरल्स इस बस के ऊपर कनेक्टेड होते हैं, ये उसको जो है वो डेटा दे देता है। सो चिप सेलेक्ट के सिग्नल से ये पेरिफेरल सेलेक्ट करता है कि किसको डेटा देना है या किससे डेटा उठाना है। सो हाई डेटा रेट्स 250 किलोबिट से लेकर 2 मेगाबिट्स, लेकिन ये हमने देखा कि ये अब इसके स्टैंडर्ड जो ना वो चेंज हो गया, इट्स अप टू 10 मेगाबिट्स, ठीक है जी। सो एवीआर माइक्रो कंट्रोलर जो है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसकी एसपीआई क्लॉक जनरेटर है,
ठीक है जी। उसके बाद इसका एक 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर है, और शिफ्ट रजिस्टर जो है वो एक्चुअली क्या करता है कि जो है वो इसको एक सीरियली डेटा आउट करता है, और ये मास्टर स्लेव इंटरकनेक्शन के अंदर जो है वो लगाई जाती है। ठीक है, सो आपका दिस इज लेट्स से द साइड ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, और ये जो है ये आपकी पेरिफेरल है जिसके ऊपर लगा। ठीक है जी। तो अगर आपने डेटा ट्रांसमिट करना है तो आपका डेटा यहाँ से ट्रांसमिट होके इसके पास जा रहा है। ठीक है जी। सो दिस इज मास्टर आउट स्लेव इन। ठीक है, तो इसका ट्रांसमिट, इसका रिसीव, और यहां से मीसो मास्टर इन स्लेव आउट। तो ये इसका रिसीव है, इसका ट्रांसमिट है, इसके ऊपर ये काम कर। और ये क्या है जी, इनका ये जो ना वो सेलेक्ट है, चिप सेलेक्ट है। ठीक है जी, और ये क्लॉक सिग्नल। तो क्लॉक सिग्नल दोनों का कॉमन है, और जो चिप सेलेक्ट है ये बेसिकली सेलेक्ट करता है कि कौन से पेरिफेरल से डेटा उठाना है। इसको आगे चल के आप और देखते हैं। तो इसमें पिन्स जैसे हमने कहा, मास्टर आउट, स्लेव इन, मास्टर इन, स्लेव आउट, सीरियल क्लॉक और स्लेव सेलेक्ट। ठीक है जी। स्लेव सेलेक्ट जो है वो ऑप्शनल है, अगर एक ही डिवाइस हो तो फिर जो है ना वो आप ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कंटिन्यूसली सेलेक्ट कर लें। रजिस्टर्स कौन से हैं? ट्रांसफर डेटा रीड ऑब्लिक राइट रजिस्टर। ठीक है जी। कंट्रोल रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर और ट्रांसफर कंप्लीट इम्प्लॉट। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें डेटा एंड कंट्रोल लाइंस को इस तरीके से जो है ना वो कनेक्ट किया जाता है। बेसिक सा कनेक्शन जो है ना वो इस तरह से। सो अगर ये स्लेव है तो इसका जो है ना वो स्लेव डेटा इन, जिस तरह मैंने कहा था कि इसका जो है ना वो मास्टर आउट स्लेव इन है, तो इसका स्लेव इन। अगर यहां से डेटा आउट हो रहा है तो स्लेव डेटा आउट और मास्टर इन स्लेव आउट। ठीक है जी। क्लॉक, ये मास्टर की क्लॉक जो है वो जाती है किसको? स्लेव को ड्राइव करती है। ठीक है, और उसके बाद ये जो ना इसका मास्टर का कंट्रोलर है, इसी से जा रही है, और फिर इसके जो है ना वो स्लेव सेलेक्ट से इसकी चिप सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, to begin the communication, the bus master configures the clock using a frequency supported by the slave device. ठीक है जी, यानी स्लेव उस पर काम भी तो कर सकता हो। The master selects the desired slave by pulling the slave select line low. ठीक है जी। Data transfer is organized by using the shift register, जो हमने देखा, in both transmitter and the receiver. When there are no more data to be transmitted, the master stops its clock. ठीक है। अच्छा, suppose the master microcontroller needs to talk to multiple SPI peripherals, slaves. तो there are two ways जिसमें ये किया जा सकता है। नंबर वन, cascaded slaves, या जिसको daisy chain slaves कहते हैं, या independent slaves और parallel configuration। कैसे होता है? दिस इज द डेजी चेन। डेजी चेन में क्या है, देखिए कि क्लॉक कॉमन, ठीक है जी, चिप सेलेक्ट भी कॉमन, सारी चिप्स को इकट्ठे ही सिलेक्ट कर देगा, बट ये मास्टर जो है वो डेटा भेजेगा किसको? पहले स्लेव को। पहला स्लेव जो है वो डेटा भेजेगा अपने नेक्स्ट स्लेव को, नेक्स्ट स्लेव वो वाला स्लेव जो है वो डेटा भेजेगा अगले स्लेव को, और फाइनली जो डेटा जो मास्टर को आएगा वो आखिरी स्लेव से डेटा इधर आएगा। दिस इज द डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, बट ये बहुत कम यूज होती है। प्रैक्टिकली ये कॉन्फ़िगरेशन यूज होती है जिसमें नंबर ऑफ चिप सेलेक्ट जो है ना वो ज्यादा है। ठीक है, तो क्या है कि क्लॉक कॉमन, डेटा इनपुट भी कॉमन, डेटा जो है ना वो रिसेप्शन भी कॉमन, दोनों कॉमन सारों के साथ। चिप सेलेक्ट हर एक का अलग अलग, जिसकी चिप सेलेक्ट करेगी उसको डेटा जाएगा या उससे डेटा रिसीव किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल, ये आसान है। ठीक है, और ज्यादा यूजफुल भी है। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है? फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, हायर थ्रूपुट है, स्लेव्स यूज द मास्टर क्लॉक एंड डोंट नीड प्रिसीजन ऑफ स्टेटस, क्योंकि क्लॉक भी आपने भेज दी तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज इजी। डिसएडवांटेज क्या है? इसको ज्यादा पिन्स चाहिए। ऑब्वियसली जितने जो है वो चिप सेलेक्ट आपको चाहिए पहले तो, ठीक है, चिप सेलेक्ट के साथ फिर आपको जो है ना वो 2 पिन तो उसकी चाहिए, फिर क्लॉक की भी पिन चाहिए, तो ये जो है ना वो इसकी काम है। अच्छा, इसको अगर आपने सेटअप करना है तो पिन मोड जो है ना वो आपने सिलेक्ट किया, जो है ना वो स्लेव सेलेक्ट के लिए आप कोई भी पिन अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। तो आपने पिन नंबर 10 को कहा कि मैं आउटपुट के तौर पर स्लेव सेलेक्ट के लिए यूज करूंगा। SPI बिगिन सेटअप कर देते हैं,
बिट ऑर्डर एमएसबी फर्स्ट, ठीक है जी, जिसको मैंने क्या कहा था, ये क्या चीज है, लिटिल इंडियन और बिग इंडियन जो मैंने बात की थी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद डिजिटल राइट, या ना वो क्या करो, 10 को लो कर दो, जिसका मतलब है कि स्लेव को सिलेक्ट करो। एसपीआई डॉट ट्रांसफर वैल्यू, तो उसको जो वैल्यू पास करेंगे वो ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। उसके बाद डिजिटल राइट स्लेव सिलेक्ट को हाई कर दो, ठीक है जी, तो स्लेव सिलेक्ट को हाई कर दिया। अब उसके बाद दोबारा जो है ना वो दोबारा से जो है ना वो डिसेबल हो गया, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। I2C इंटरफेस, ये भी जो है ना वो देख लेते हैं बड़ी जल्दी जल्दी, कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है। So I2C या I2C inter integrated circuits bus is a bidirectional two wire bus, bidirectional two wire, तो इसको two wire interface भी कहते हैं। Widely used for serial communication between integrated circuits on the same circuit board and to attach low-speed peripheral devices, sensors and components to embedded systems. ठीक है जी, कॉमन बस के ऊपर जोड़ने के लिए। So क्या किया जाता है, मास्टर है और ये स्लेव्स है, ठीक है जी। और एसडीए और एससीएल की दो पेन्स हैं जिसके ऊपर ये सारी बातचीत होंगी, और दोनों जो है ये जो है ना वो क्या है, पुल अप रजिस्टर के साथ कनेक्ट होंगे। अब क्या होगा कि I2C has two bidirectional lines, the serial data line which is SDA and the serial clock line which is SCL. So that is the reason कि ये जो इसके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो हाफ डुप्लेक्स है, क्योंकि डेटा ट्रांसमिशन की लाइन ही है, तो पैरेलल में डेटा ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, ठीक है। So I2C bus is a multi-master bus. Any of the devices on the bus can initiate data transfer. कोई भी कर सकता। The device that initiates communication is called master, and the device being addressed by the master is called slave. It is the master's responsibility to generate clock. I2C has 7-bit address space with 16 reserved addresses, which makes a maximum number of nodes of 112. तो 112 devices आप इसके ऊपर connect कर सकते, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें भी क्या है, स्टार्ट बिट माय मास्टर है, उसके बाद 7 बिट का स्लेव एड्रेस आता है, उसके बाद रीड और राइट बाय द मास्टर आता है, यानी मास्टर रीड करना चाह रहा है वहां से या राइट करना चाह रहा है, ठीक है जी। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट बाय द रिसीवर आती है, उसके बाद 8 बिट डेटा बाय द ट्रांसमीटर होता है, फिर एक्नॉलेजमेंट आती है, फिर 8 बिट डेटा ट्रांसफर। तो इस तरीके से जो है ये चलता रहता है। सो इसके अंदर क्या है कि सीरियली पहले तो मास्टर क्या करेगा, जो डिवाइस कम्युनिकेशन करना चाह रहा है वो क्या करेगा कि लाइन को एक्वायर कर लेगा बाय इनिशिएटिंग द स्टार्ट बिट। तो स्टार्ट बिट का मतलब, ये स्टार्ट बिट सबको चली जाएगी, इसका मतलब ये होगा कि अब ये वाला जो डिवाइस है ये एक्चुअली कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो बाकी सारे ऑन होल्ड हो जाएंगे। उसके बाद ये 7 बिट का एड्रेस देगा, तो जिसका एड्रेस होगा वो तैयार हो जाएगा कि डेटा मेरे लिए या मेरे लिए आना है या मैंने भेजना है। उसके बाद बताएगा कि मैंने रीड करना है या राइट करना है, ठीक है जी। तो ये जो बाइट जा रही है इसकी 8वीं बिट एलएसबी जो है वो बताएगी कि रीड करना है या राइट करना है। उसके बाद जब जो ना वो रिसीवर एक्नॉलेज कर देगा या स्लेव एक्नॉलेज कर देगा कि हाँ मैं जो ना वो डेटा रिसीव करने के लिए तैयार हूं, फिर उसके बाद डेटा ट्रांसफर होगी और हर जो ना वो एक बाइट के बाद एक एक्नॉलेजमेंट की बिट जाएगी, और जब कम्युनिकेशन खत्म होगी तो मास्टर जो है वो स्टॉप बिट जो है वो भेजेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें ये देखिए कि इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब रीड और राइट जो है ना वो सिग्नल देना है, तो मास्टर हो सकता है कि रिसीवर को मास्टर डेटा रिसीव करना चाह रहा, तो एक्नॉलेजमेंट बिट जो है वो हमेशा बाइट की वो जो भी साइड डेटा रिसीव कर रही होती है वो भेजेगी। तो जो पहली बाइट है वो तो मास्टर भेजेगा और स्लेव रिसीव करेगा, बट उसके बाद अगर जो ना वो स्लेव डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो वो ट्रांसमिट करेगा, और जो जिसने कम्युनिकेशन जो ना वो इनिशिएट की थी
वो डेटा जो है वो रिसीव करेगा और रिसीव करने की एक्नॉलेजमेंट देगा कि मेरे पास बाइट कंप्लीट हो गई। जब डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगी, स्टॉप बिट जो है वो मास्टर भेज देगा। So the master waits until it sees no activity on the I2C bus. SDA and SCL are both high. ठीक है जी। Master issues a start condition informing other devices that it started to use the bus. The slave devices then start listening on the SDA line for instruction data. Master provides the clock signal on SCL line. Master sends unique binary address of the target device it wants to access. Master puts a 1-bit message on the bus telling whether it wants to send or receive data from the slave. The slave device with the matching address responds back with an acknowledgement signal. The master then starts transmitting or receiving 8 bits of data to the receiver, which replies with the 1 bits acknowledgement and so on. When the communication is complete, the master issues a stop condition indicating that everything is done. उसके बाद बस जो है वो फ्री हो जाती है फॉर ऑल अदर स्ट्रीम्स। तो इसीलिए देखें कि अब चूंकि इसमें अप टू 112 डिवाइसेस लग सकते हैं, दैट इज व्हाई, और लाइन भी एक ही है, तो एक तो हाफ डुप्लेक्स होने की वजह से डेटा रेट स्लो है, दूसरे अगर वो सारे के सारे जो है वो यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत हाई जो है स्पीड में जिससे आपने डेटा लेना है, अगर तो एक ही डिवाइस है तो उसको तो चले आप जो ना वो जितनी मैक्सिमम के ऊपर वो जो ना वो ऑपरेट कर सकते हैं वो कर लेंगे, लेकिन अगर मल्टीपल डिवाइसेस है तो पर डिवाइस जो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन है वो और कम होती चली जाएगी। एडवांटेज क्या है? ओनली 2 वायर्स आर रिक्वायर्ड, so it is well suited for boards with many devices connected on the bus. Cost or complexity used reduced. Disadvantage क्या है? Due to the presence of only 2 wires, there is additional overhead of addressing and acknowledgements. This can be inefficient in simple configurations and a direct link interface such as SPI might be preferred. ठीक है जी। अच्छा, ये अब इसका जो है वो है कि जी आपने y.h की लाइब्रेरी इसमें ऐड करनी है बिकॉज ये 2 वायर इंटरफेस है। y. बिगिन करेंगे तो I2C बस जो है वो डिफॉल्ट पैरामीटर्स पे इनिशियलाइज हो जाएगी। y.begin ट्रांसमिशन के ऊपर एड्रेस दिया, उसके बाद y.send के ऊपर वैल्यू दी, y.end ट्रांसमिशन। तो दिस इज एज सिंपल। आप देखिए कि प्रोग्रामिंग में ये बहुत आसान है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्रामिंग तो कोई वो भी जो है वो सीख लेगा जो कि हॉबीज टाइप है, जिसे कोई गर्ज नहीं है कि यार एसपीआई कैसे काम करती है, वो कहीं से कोड उठाएगा, कॉपी करके जो पेस्ट कर देगा, बट जब कहीं वो फंसेगा ना फिर नहीं उसे पता चलेगा कि क्या है। तो ये जो हम आर्किटेक्चर में जो डेप्थ में जो जा रहे हैं, एक्चुअली अगर सिर्फ प्रोग्रामिंग सिखाना होता तो शायद मैं आपको आर्डुइनो पकड़ाता और आर्डुइनो का मैनुअल पकड़ाता कि जी ये है, तो वो आप खुद से कर सकते थे, और इसको करना जो है वो मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, अब हम ये ना वो वी आर एट द एंड ऑफ दिस, सो अब हम एक असाइनमेंट नंबर 3 की तरफ चले जाते हैं। असाइनमेंट नंबर 3 में हम एडीसी और एसपीआई दोनों का इस्तेमाल जो ना वो करेंगे। ठीक है जी। एडीसी, एसपीआई और यूआरट, ये 3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे। सो आपने एक एनालॉग सिग्नल लेना है, ठीक है जी, बल्कि आपने 2 एनालॉग सिग्नल लेने हैं, ठीक है जी, किसी 2 चैनल्स के ऊपर। उनको आपने उनकी वैल्यू रीड करनी है, उनकी वैल्यू शुड बी बिटवीन 0 to 5 वोल्ट्स, वो आप फंक्शन जनरेटर से जनरेट करें। जब डेटा आ जाए तो आप सेम डेटा को उठाएं और एक जो ना वो सीरियल पोर्ट के ऊपर जो ना वो मैसेज भेज दें कि जी चैनल फलाना वैल्यू इतनी, चैनल फलाना वैल्यू इतनी। और एसपीआई इंटरफेस जो है उसके ऊपर भी एक आप जो ना वो मेमोरी, कोई भी मेमोरी जो कि एसपीआई इंटरफेस के ऊपर काम करती है, उसको उसके साथ कनेक्ट करें और कनेक्ट करके जो डेटा है यही वैल्यूज ये उसके ऊपर स्टोर करते जाए मेमोरी के ऊपर सीक्वेंशली, और आखिर में जो वो वैल्यूज हैं उनको निकालें, मेमोरी से एक्सट्रैक्ट करें, उसको एक्सपोर्ट करके ग्राफ प्लॉट कर दें कि सिग्नल कैसा आ रहा था, और फिर देखें कि जो मेरा सिग्नल जो मैंने भेजा था और जो आया है क्या ये मैच करते हैं। हम प्रोटीएस में करना, प्रोटीएस में ये सारी चीजें में जो मौजूद है, हाँ प्रोटीएस में होगा ये सारा काम आपका। ठीक है जी, चले, थैंक यू। नवीद साहब, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि
जो ना ये जो मैंने असाइनमेंट की डिटेल बताई है, इसकी स्टेटमेंट एक जो ना वो मुझे लिख के जो ना वो भेज दीजिएगा, तो मैं फिर इसकी एक फॉर्मल असाइनमेंट बना के सबको जो है वो भेज सर मैंने भी इसी काफे में सुना मैंने सब ऐसे ही असाइनमेंट अच्छा नहीं, मैंने तो वैसे तो ये इसमें रिकॉर्ड हो गया है ना, हमें इससे तो आप इसके जो है ना वो मैं नोट इसको करना। कमेंट ठीक है, जज़ाकल्लाह जी।